मायके में जमीन की नींद वर्सेस ससुराल में बेड की नींद। कच्चे मकान के बाहर टूटी हुई चारपाई पड़ी होती है। अंदर मिट्टी का घर जहां मधुबाला और महेश जी चिंता में बैठे होते हैं। पास में छोटी सी नेहा 6 साल की खेल रही होती है, लेकिन माहौल भारी होता है। जी, अब नेहा बड़ी हो रही है, यहाँ रहकर इसका भविष्य कैसे बनेगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। प्रीतम भैया के यहाँ सब कुछ अच्छा है, पक्का घर, अच्छा काम। अगर नेहा वहाँ रहेगी तो पढ़ भी पाएगी। लेकिन इतनी छोटी बच्ची को हमसे दूर। ये सब इसके भविष्य के लिए है, तुम्हें थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। पक्के मकान के बाहर महेश जी और मधुबाला अपनी छोटी सी बेटी नेहा का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर मजबूरी साफ दिख रही होती है। भाई प्रीतम, मैं नेहा को आपके पास छोड़ने आया हूँ। इसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा अब आप ही संभाल लो। अरे भैया, इसमें सोचने की क्या बात है, ये हमारी भी बेटी जैसी है। हाँ हाँ, बिल्कुल चिंता मत करो, हम इसका पूरा ख्याल रखेंगे। पापा मम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बेटा, हम तेरे अच्छे भविष्य के लिए ही तो ये कर रहे हैं। नेहा रोते रोते अपनी माँ बाप को जाते हुए देखती रह जाती है। उसके छोटे दिल को समझ ही नहीं आता कि ये बिछुड़ना क्यों हो रहा है। कुछ दिन तक ताई ताऊ नेहा के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे खाना समय पर देते हैं और स्कूल भी भेजते हैं। नेहा बेटी, ये दूध पी लो और फिर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। जी ताई जी। लेकिन ये अच्छा व्यवहार सिर्फ दिखावा होता है। धीरे धीरे सब बदलने लगता है। एक सुबह घर के बाहर ट्रक खड़ा होता है, मजदूर सामान चढ़ा रहे होते हैं। अरे नेहा, इधर आ, ये बोरी उठा कर ट्रक में रख। ताऊ जी, ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठेगा। क्या मतलब नहीं उठेगा? अफ्रीकी रोटियां तोड़ने आई है क्या यहाँ? तेरे माँ बाप ने कहा है हमारी हर बात मानेगी, अब उठा कर रख। छोटी सी नेहा कांपते हाथों से भारी बोरी उठाने की कोशिश करती है। उसकी कमर झुक जाती है, लेकिन वो मजबूरी में काम करती है। घर के अंदर ताऊ ताई का बेटा आराम से बिस्तर पर लेटा मोबाइल देख रहा होता है। भैया, आप थोड़ा मदद कर दो ना, ये मेरा काम नहीं है, तू ही कर ले। जहाँ एक तरफ बेटा आराम कर रहा होता है, वहीं छोटी सी नेहा मजदूरों जैसा काम कर रही होती है। रात को नेहा को एक टूटे फूटे कमरे में भेज दिया जाता है। ताई जी, मैं कहाँ सोऊंगी? जमीन पर, और कहाँ? लेकिन मुझे डर लग रहा है। ज्यादा नाटक मत कर, सोचा चुपचाप। नेहा ठंडी जमीन पर लेट जाती है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। अगली सुबह नेहा अपने हाथ और कमर पकड़कर उठती है। ताई जी, मेरे हाथ और कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी से दर्द? आगे क्या करेगी? नेहा अपना दर्द छुपाकर फिर से काम में लग जाती है। अब नेहा धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, 15 साल की। दोपहर में सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन नेहा अभी भी काम कर रही होती है। ताई जी, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले काम पूरा कर फिर खाना मिलेगा। नेहा भूखी पेट काम करती रहती है। रात को नेहा जमीन पर लेटी होती है, बार बार करवट लेती है। मुझे नींद नहीं आ रही है, कमर में बहुत दर्द है। समय बीतता जाता है, नेहा बड़ी होती जाती है, लेकिन उसकी हालत वही रहती है। अरे जल्दी कर नेहा, ये सारे कट्टे अंदर रख। जी ताऊ जी। हर दिन की मेहनत और जमीन की नींद ने उसकी कमर को धीरे धीरे कमजोर कर दिया होता है। एक रात नेहा जमीन पर लेटी होती है, आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए। काश मुझे भी एक दिन बेड पर सोने को मिले। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसे बेड मिलेगा या नहीं। पूरा दिन नेहा घर के कामों में लगी रहती है। कभी भारी भारी बोरियां उठाना, कभी सीमेंट के कट्टे घसीटना, कभी पानी की बाल्टियां भरना। कम उम्र में ही उसका शरीर थककर चूर हो जाता है। नेहा, ये सारी बाल्टियां भरकर बाथरूम में रख दे, और सुन, गार्डन में भी पानी डालना है। जी ताई जी। नेहा भारी बाल्टियां उठाती है। उसकी कमर झुकती जा रही होती है, लेकिन उसे रुकने की इजाजत नहीं होती। रात होते होते उसका शरीर जवाब दे देता है। सब लोग अपने आरामदायक बिस्तरों पर सोने चले जाते हैं और नेहा फिर उसी ठंडी सख्त जमीन पर लेट जाती है। मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी, अगर आप मुझे अपने पास ही रखती तो मेरी कमर में इतना दर्द नहीं होता। मुझे यहाँ जमीन पर नहीं सोना पड़ता। मैं बहुत परेशान हूँ, पर मैं आपको कैसे बताऊँ? उसी रात उसकी जिंदगी का दर्द एक नया मोड़ लेने लगता है। अगले ही दिन सुनीता देवी उसे गोदाम की ओर ले जाती हैं। अब से तू यहीं गोदाम में सोएगी और इसकी देखभाल भी करेगी। गोदाम में अकेले? हाँ, और सुन, अगर एक भी सामान इधर उधर हुआ ना तो तेरी बहुत पिटाई करूंगा, संभल कर रहना। ये बातें नेहा सुनकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। रात को गोदाम के अंदर घना अंधेरा होता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे कट्टे रखे होते हैं। सन्नाटा ऐसा कि हर छोटी आवाज उसे डरा रही होती है। कोई है? लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। नेहा एक कोने में रखे कट्टे पर बैठ जाती है और फिर धीरे धीरे उसी पर लेट जाती है। पूरी रात वो डर और दर्द में वहीं एक कट्टे पर गुजार देती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती है। अगली सुबह गोदाम के बड़े बड़े दरवाजे तेज आवाज के साथ खुलते हैं। नेहा जमीन पर सिकुड़ी हुई सो रही होती है। तभी मुकुल पास आता है और उसे पैर से ठोकर मारता है।
ए उठ, जल्दी खड़ी हो, ट्रक में सामान लोड करना है। भैया मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है, मैं बस करवटें बदलती रही। मैंने क्या तेरी नींद का ठेका ले रखा है? चल फटाफट काम पर लग, तेरे हिस्से का काम मैं नहीं करूंगा। नेहा चुपचाप उठ जाती है। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द और मजबूरी होती है। वो तुरंत भारी भारी बोरी उठाकर ट्रक में रखने लगती है। बिना आराम बिना नींद गोदाम का काम खत्म होते ही उसे घर भेज दिया जाता है, लेकिन वहां भी उसे आराम नहीं मिलता। नेहा ये बाल्टी उठा और गार्डन में रख, फिर बाथरूम में पानी भरना। जी ताई जी। कुछ ही देर में अर्जुन, मेरे बेटे के नहाने के लिए बाल्टी भर कर रख और रसोई के सारे बर्तन बाहर ले जाओ और बाहर ही धोना। जी। नेहा भारी बाल्टियां उठाते उठाते लड़खड़ा जाती है। उसकी कमर अब सीधी भी नहीं हो पा रही होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप काम करती रहती है, क्योंकि उसे पता है यहाँ दर्द से ज्यादा सजा का डर है। अगले दिन सुबह गोदाम में काम करते करते अचानक ताऊ जी का फोन बजता है। स्क्रीन पर मधुबाला नाम चमक रहा होता है। हाँ भाभी। नमस्ते, कैसे याद किया? नमस्ते भैया जी, कैसी है हमारी बच्ची? उसे हमारी याद तो आती है ना? अरे भाभी, वो तो बहुत खुश है यहाँ, आप तो बेकार में चिंता करती हो। लो आप खुद उससे बात कर लो। सुनीता देवी तेज नजरों से नेहा को घूरती है और हाथ के इशारे से बुलाती है। नेहा इधर आ, देख तेरी मम्मी का फोन है और ध्यान से बात करना। नेहा आगे आती है। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही होती है। आंखें लाल, नीचे गहरे डार्क सर्कल्स होते हैं। मम्मी नमस्ते, कैसी है बेटा? वहाँ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन तभी ताई जी उसे बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है। चुपचाप बात कर। हाँ मम्मी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? हम भी ठीक है बेटा। कौन से स्कूल में जाती है तू? ताई जी ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में डाला है, वहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप टेंशन मत लो। फोन करते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नेहा बड़ी हो जाती है, 29 साल की। दिन भर नेहा झाड़ू पोछा, बर्तन पानी भरना और फिर गोदाम में भारी बोरियां उठाना, ये सब करती रहती है। धीरे धीरे उसकी कमर झुकने लगती है। अरे नेहा, तेरी कमर इतनी कैसे मुड़ रही है? ढंग से उठना बैठना सीख ले। आके तेरी शादी होगी तो लोग हमें ही दोष देंगे। ताई जी, मैं इतनी भारी बोरियां उठाती हूँ उसी की वजह से हो रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये कैची जैसी जुबान मेरे सामने मत चलाया कर। एक दिन लगातार काम और अधूरी नींद की वजह से नेहा का सिर फटने लगता है। उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। ताई जी, मैं अपने मम्मी पापा को सब बता दूंगी कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही सुनीता देवी गुस्से में उसके बाल पकड़ लेती है। अगर कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो ध्यान रखना, तेरी रोटी पानी ऐसे चल रहा है और अगर तूने मुंह खोला तो तुझे लात मार कर वापस भेज दूंगी और तेरे ऊपर इल्जाम लगा दूंगी कि किसी लड़के के साथ तेरा चक्कर था। फिर देखना तेरे माँ बाप भी तुझे नहीं अपनाएंगे और पूरे समाज में तेरी बदनामी होगी। ये सुनकर नेहा का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अपनी माँ बाप की इज्जत के डर से वो चुप हो जाती है। गोदाम में रहने वाली नेहा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही होती है। एक सुबह, ये ले पानी पी, कभी ये मत कहना कि हमने तुझे प्यासा मारा। ताऊ जी, ये तो बहुत गर्म है। जैसा है वैसा पी ले, यहाँ तेरी कोई फरमाइश नहीं चलेगी। खाना भी उसे दिन में सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी ठंडा। नेहा चुपचाप कोने में बैठकर सूखी रोटी खाती है। पूरा दिन गोदाम में काम, रात को वहीं जमीन पर कट्टे पर सोना और फिर सुबह घर का काम। उसकी नींद पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है। उसकी आंखें लाल रहती हैं, नीचे गहरे काले घेरे, कमर झुक चुकी होती है, शरीर कमजोर। मैं अब और नहीं सह सकती। लेकिन मजबूरी, डर और अपने माँ बाप की इज्जत के कारण वो हर दिन चुपचाप सब सहती रहती है और उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक दर्दमंदी जारी होती है। घर के अंदर एक अलग ही माहौल होता है। मुकुल दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता है। उसके हाथ में वीडियो गेम का कंट्रोलर होता है और उसके साथ उसका दोस्त राघव भी बैठा होता है। दोनों हंसते खेलते चिप्स खाते हुए मजे कर रहे होते हैं। अरे राघव, देख मैं तुझे कैसे हराता हूँ। अरे पहले गेम जीत ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना। बाहर आंगन में नेहा पसीने से तरबतर भारी बोरियां उठाकर ट्रक में रख रही होती है। उसकी हालत देखकर साफ पता चलता है कि वो कितनी थकी हुई है। राघव की नजर बार बार नेहा पर जाती है। वो ध्यान से उसे देखता रहता है। अचानक नेहा एक भारी बोरी उठाने की कोशिश करती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं और बोरी उसके हाथ से गिर जाती है। अरे यार मुकुल, तुझे अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, देख कितनी परेशान हो रही है। अरे छोड़ ना, उसे आदत है। तभी नेहा फिर से बोरी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो खुद ही संतुलन खोकर जमीन पर गिर जाती है। राघव तुरंत भागते हुए उसके पास जाता है। अरे संभल कर। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है, फिर खुद ही वो भारी बोरी उठाकर ट्रक में रख देता है। आप जैसी नाजुक लड़कियों को इतने भारी काम करने की जरूरत नहीं है, लाओ मैं कर देता हूँ। नेहा पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनती है। इसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है।
काश मेरे अपने भी ऐसा सोच पाते, इन्हें तो मेरा दर्द दिखता ही नहीं। राघव अक्सर घर आता रहता है, कभी मुकुल से मिलने, कभी यूं ही। धीरे धीरे राघव और नेहा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगता है, हल्की सी अट्रैक्शन। एक दिन नेहा रसोई में अकेले बर्तन धो रही होती है, तभी राघव पानी लेने बहाने अंदर आता है। नेहा, अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो। आप मेरे भाई के दोस्त हैं और ये सब ठीक नहीं है। अरे इसमें ठीक है या गलत क्या है? प्यार तो किसी को भी हो सकता है, और मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आने वाला हूँ। ताई जी और ताऊ जी कभी नहीं मानेंगे। उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मेरा परिवार आएगा और तुम्हारा हाथ मांगेगा। नेहा चुप हो जाती है, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद सी जागने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जिंदगी का संघर्ष वैसे ही चलता रहता है। दिन भर बोरी और कट्टे उठाना और रात को ठंडी जमीन पर लेटना। नेहा करवटें बदलती रहती है, पसीने में भीगी हुई, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ दर्द। एक दिन अचानक नेहा के मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं। उस दिन अजीब नजारा होता है। मुकुल खुद ट्रक में सामान लोड कर रहा होता है, घर के सारे काम करता नजर आता है। अरे मुकुल तो सारा काम कर रहा है। अरे भाभी, हमने आपकी बेटी को रानी बना कर रखा है, ये तो कुछ भी काम नहीं करती, सारा काम मेरा बेटा ही करता है। नेहा ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती है। कितने दोगुले हैं ये लोग, ये सारा काम मुझसे करवाते और नाम खुद ले रहे हैं। नेहा के माँ बाप उसके चेहरे की उदासी नोटिस करते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। जाते समय रास्ते में दोनों बात करते हैं। मुझे लगता है हमारी बेटी वहाँ खुश नहीं है, उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने खुद देखा तो था ना, वो लोग कितना अच्छा ख्याल रख रहे हैं। थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, तभी तो भविष्य अच्छा बनता है। वहीं रहकर उसकी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। हमारे साथ गांव में रहती तो क्या होता उसका। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। एक बार फिर नेहा का दर्द उसकी चुप्पी के पीछे ही छुप कर रह जाता है। अगले दिन सुबह नेहा जल्दी जल्दी काम खत्म कर रही होती है। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट और अंदर ही अंदर एक खुशी भी होती है। ताई जी, मैं आज कॉलेज के असाइनमेंट के लिए पेपर लेने स्टेशनरी जा रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाना, शाम को सामान लोड होना है, पता है ना? जी ताई जी, आ जाऊंगी। नेहा जल्दी से घर से निकल जाती है। बाहर राघव उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों साथ में मार्केट घूमते हैं। नेहा हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही होती है, जैसे पहली बार ये दुनिया देख रही हो। ये चूड़ियां तुम्हें बहुत सूट करेगी। वो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। नेहा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसके बाद राघव उसे एक कैफे में ले जाता है। चारों तरफ लोग बैठे होते हैं, हंसी खुशी का माहौल है। नेहा टेबल पर रखे गिफ्ट्स को देख रही होती है। चूड़ियां, छोटी छोटी चीजें। आज तक ये सब चीजें मुझे किसी ने नहीं दी, और ना ही किसी ने इतना प्यार किया। अब मैं हूं ना तुम्हें प्यार करने के लिए। तुम्हें किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। तभी बाहर से गुजरता हुआ मुकुल कैफे के अंदर झांकता है और नेहा और राघव को साथ बैठा देख लेता है। ये क्या? वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। शाम को जैसे ही नेहा घर पहुंचती है। क्योरी, कहाँ गई थी? मम्मी, इसके घर वालों को बता दो ये बाहर क्या गुलशन उड़ा रही है। मैं खुद देख कर आया हूँ, ये मेरे दोस्त के साथ कैफे में बैठी थी। नेहा घबरा जाती है। क्या ये सच है? बिना कुछ सुने ताऊजी और मुकुल दोनों उसे थप्पड़ मार देते हैं। हाँ बता दो सबको, मैं भी बता दूंगी कि आप लोग मेरे साथ क्या क्या करते हो। इतना कहकर नेहा रोती हुई अपने खंडर जैसे कमरे में चली जाती है। बाहर हॉल में सब लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे होते हैं। अगर सच में ये राघव के साथ थी तो हमें इसकी शादी उसी से कर देनी चाहिए। दादी, मैं तो कहता हूँ इसे कमरे में बंद करके मारो। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? अगर इसने अपने घर वालों को सब बता दिया ना तो हम पर ही सवाल उठेंगे। इधर कमरे में नेहा अकेली बैठी रो रही होती है। क्या मुझे प्यार करने का भी हक नहीं है? क्या मैं अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती? बाहर फिर से चर्चा शुरू होती है। मम्मी, ऐसा करो, इसके घर वालों को बुला लो और इसे उनके साथ भेज दो। नहीं बेटा, इसकी शादी राघव से कर देंगे, और जब अमीर घर में शादी होगी ना तो समाज भी यही सोचेगा कि हमने इसे अच्छे से पाला। हाँ, फिर ये आगे हमें कुछ कह भी नहीं पाएगी। अगले ही दिन राघव के परिवार वाले राघव के घर आते हैं। नेहा घबराई हुई एक कोने में बैठी होती है। राघव के माता पिता उसे देखते हैं। हमें लड़की बहुत पसंद है। वहीं नेहा के मम्मी पापा भी बैठे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो खुश हो जाते हैं। कुछ ही देर में रिश्ता पक्का हो जाता है। सब लोग मिठाई खाते हैं, हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। जाते समय भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी को पढ़ाया भी और इतनी अच्छी जगह उसका रिश्ता भी करवा दिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो? बचपन से हमारे साथ रही है, हमें भी उससे बहुत लगाव है। नेहा ये सब सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि सच्चाई सिर्फ उसे ही पता होती है। कुछ ही समय के बाद नेहा की शादी राघव से हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का असली मोड़ अभी बाकी है। बड़े ही शाही अंदाज में नेहा का ससुराल में गृह प्रवेश होता है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है, फूलों से सजा घर और अंदर पूरा परिवार खुशी से भरा हुआ। आओ बेटा, तुम्हारे नए घर में स्वागत है।
बहू के आने से तो घर में रौनक ही आ गई है। भाभी अब तो घर और भी अच्छा लगेगा। संभल कर अंदर आओ। नेहा गृह प्रवेश की रस्में करती है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं पुराना दर्द अब भी छुपा होता है। रात को नेहा अपने कमरे में आती है और कमरे को देखकर हैरान रह जाती है। कमरा किसी सपने से कम नहीं होता। बड़ा सा रॉयल इंटीरियर, गोल शेप का शानदार बेड, मखमल जैसे मुलायम गद्दे। इतना सुंदर कमरा, इतना आरामदायक बेड। वो धीरे से उस नरम गद्दे पर लेटती है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। राघव उसके बगल में लेटते ही सो जाता है, लेकिन नेहा वो बार बार करवट बदलती है। कभी छत को देखती है, कभी खिड़की के बाहर झांकती है। जब जमीन पर सोती थी तब भी नींद नहीं आती थी, और आज इतने नरम गद्दों पर हूँ फिर भी नींद नहीं आ रही। कमर में इतना दर्द आखिर क्यों? पूरी रात वो यूं ही जागती रहती है, दर्द और बेचैनी में। अगली सुबह नेहा की आंखें लाल होती हैं और नीचे गहरे डार्क सर्कल साफ दिख रहे होते हैं। बेटा तेरी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल क्यों? तुझे नींद नहीं आती क्या? नहीं मम्मी जी, नींद तो आती है, बस कमर में दर्द की वजह से कभी कभी आधी रात बैठ कर निकालनी पड़ती है, शायद इसीलिए। बेटा ये दर्द कोई सीरियस तो नहीं है? पहले कभी कोई चोट लगी थी क्या? नहीं मम्मी जी, ये तो नॉर्मल है, काम करने से हो जाता है। दिन भर नेहा घर का काम सारा करती है, लेकिन अब हर काम उसके लिए मुश्किल बन चुका होता है। वो अक्सर कमर पकड़कर खड़ी रहती है। रसोई में रोटी बनाते बनाते बीच में कुर्सी पर बैठ जाती है। भाभी आपकी कमर में तो कुछ ज्यादा ही दर्द रहता है, एक बार डॉक्टर को दिखा लो। अरे नहीं, ये तो नॉर्मल है, इस उम्र में हो जाता है। नेहा किसी को भी अपने अतीत के बारे में नहीं बताती, बस चुपचाप सब दर्द सहती रहती है। रात को फिर वही नेहा बेड पर बैठी होती है, कमर पकड़कर धीरे धीरे लेटने की कोशिश करती है। राघव उसे ध्यान से देख रहा होता है। मुझे लगता है तुम्हें इन गद्दों पर नींद नहीं आती। मैं कल ही नए गद्दे ले आता हूँ ताकि तुम चैन से सो सको। अच्छा ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती होती है दर्द गद्दों का नहीं, उसके बीते हुए कल का है। अगली सुबह नेहा और राघव तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकलते हैं। नेहा की चाल अभी भी धीमी होती है, वो हल्का सा कमर पकड़कर चल रही होती है। मम्मी, आज मैं नेहा को लेकर बाहर जा रहा हूँ। इसकी पसंद का मैट्रेस लाऊंगा ताकि ये अच्छे से सो सके। हाँ बेटा, ले जा इसे। मुझे भी लगता है इसकी कमर का दर्द कुछ ज्यादा ही है। हाँ बेटा, जो भी आरामदायक लगे वही ले आना। दोनों मैट्रेस की दुकान पर पहुंचते हैं। वहाँ अलग अलग तरह के गद्दे सजे होते हैं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई सॉफ्ट, कोई हार्ड। तुम आराम से चेक करो, जो तुम्हें सही लगेगा वही लेंगे, बस तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए। नेहा एक एक गद्दे पर बैठकर लेटकर महसूस करती है। उसके चेहरे पर उम्मीद होती है। ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। बस फिर यही ले लेते हैं। घर आकर पुराना गद्दा हटाकर नया लगा दिया जाता है। कमरा और भी आरामदायक लगने लगता है। रात को नेहा नए गद्दे पर लेटती है। कुछ देर के लिए आंखें बंद करती है, लेकिन फिर वही बेचैनी। वो करवट बदलती है, कमर पकड़ लेती है। अभी भी नींद क्यों नहीं आ रही है? नया गद्दा भी उसके पुराने दर्द को कम नहीं कर पाता। अगली सुबह घर पर कुछ औरतें आती हैं। घर में हलचल होती है। अरे कमला जी, आपने तो हमें अपनी बहू से मिलवाया ही नहीं। अरे बहन जी, माफी चाहती हूँ, शादी इतनी जल्दी में हुई कि किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आज मेरी बहू आप सबके लिए खाना बनाएगी। नेहा किचन में खड़ी होकर सबके लिए खाना बनाती है। दर्द के बावजूद काम करती रहती है। फिर वो ट्रे लेकर सबके सामने आती है। बेटा अब तू थोड़ी देर आंटी लोगों के साथ बैठ जा, मैं अभी आती हूँ। नेहा धीरे धीरे कमर पकड़कर कुर्सी पर बैठती है। उसका बैठने का तरीका ऐसा होता है जैसे उसे बहुत तकलीफ हो। वो थोड़ा झुककर बैठती है। औरतें एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगती हैं। जैसे ही कमला वापस आती है, नेहा तुरंत संभल कर खड़ी हो जाती है। मम्मी जी आप बैठिए, मैं थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। हाँ बेटा जा। नेहा के जाते ही औरतें आपस में धीरे धीरे बात करने लगती हैं। कमला जी, आपकी बहू तो प्रेग्नेंट भी हो गई, आपने हमें बताया नहीं। अरे बहन जी, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमने खुद देखा, वो कैसे संभाल कर कमर पकड़कर बैठ रही थी, साफ दिख रहा था। कमला जोर जोर से हंसने लगती है। वो प्रेग्नेंट नहीं है, असल में उसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इसीलिए वो ऐसे बैठती है। अरे हमें तो लगा शादी के साथ साथ खुशखबरी भी दे दी और आपने लड्डू भी नहीं खिलाए। सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। कमरे के अंदर नेहा बिस्तर पर लेटी होती है, कमर पकड़कर और आंखों में आंसू लिए बस एक ही सोच रही होती है, आखिर ये दर्द खत्म कब होगा? अगले दिन पूरा परिवार माता के मंदिर दर्शन के लिए जाता है। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। हर तरफ लोग, घंटियों की आवाज, जयकारे और धक्का मुक्की का माहौल। बहू संभल कर चलना, यहाँ बहुत भीड़ है। जी मम्मी जी। नेहा भी परिवार के साथ लाइन में खड़ी होती है। तभी अचानक पीछे से कोई जोर से धक्का देता है। उसी समय किसी की कोहनी उसकी कमर पर जोर से लगती है। नेहा अपना संतुलन खो बैठती है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। मेरी कमर पर बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टूट गई। राघव घबरा जाता है, तुरंत उसके पास दौड़ता है। नेहा, क्या हुआ तुम्हें? वो उसे गोद में उठाकर तुरंत पास के होटल के कमरे में ले जाता है। कमरे में अचानक से इतना दर्द कैसे हो गया?
किसी ने मेरी कमर पर बहुत जोर से कोहनी मार दी। राघव उसे धीरे से बेड पर लिटाता है और उसकी कमर की सिकाई करने लगता है। यार पता नहीं तुम्हारी कमर इतनी नाजुक कैसे हो गई, मुझे लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, इस पे डॉक्टर के पास जाने वाली क्या बात है, किसी की कोहनी लगेगी तो दर्द तो होगा ही। ठीक है, जैसा तुम चाहो। अगले दिन अचानक सुनीता देवी और प्रीतम जी नेहा से मिलने उसके ससुराल आ जाते हैं। बेटा नेहा, आप कुछ दिन हमारे साथ भी बिता ले, हमें भी तेरी बहुत याद आ रही थी। हाँ बहन जी, जरूर ले जाइए, लेकिन जल्दी वापस छोड़ दीजिएगा, हमारे भी इसके बिना मन नहीं लगता। अरे हाँ हाँ, जल्दी छोड़ देंगे। नेहा चुपचाप उनके साथ चली जाती है, लेकिन मायके पहुंचते ही फिर वही हाल शुरू हो जाता है। नेहा, ये बाल्टी उठा और बाहर रख। नेहा भारी बाल्टी उठाती है, उसकी कमर फिर से दर्द करने लगती है। बाहर ट्रक खड़ा होता है। मेरे हिस्से का सारा काम अब तू ही करेगी, बहुत आराम कर लिया तूने अपने ससुराल में। हाँ, अब आई है घर में, कुछ काम तो करेगी या तेरे ससुराल की तरह यहाँ भी महारानी बना कर रखे। नेहा दर्द में भी चुपचाप काम करती रहती है। उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगती है। नींद खत्म, दर्द दोगुना। कुछ दिनों बाद नेहा वापस ससुराल आती है, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो चुकी होती है। उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल और चेहरा थका हुआ। बेटा तू वहाँ आराम करने गई थी या काम करने? तेरी आंखें इतनी काली क्यों हो गई हैं? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन पूरा परिवार मॉल जाता है, जहाँ चारों तरफ रोशनी, दुकानें, भीड़। राघव शॉपिंग कर रहा होता है और नेहा अपने लिए ड्रेस देख रही होती है, लेकिन उसकी कमर में दर्द बढ़ता जा रहा होता है और नींद की कमी से उसे चक्कर आने लगता है। अचानक नेहा जमीन पर गिर जाती है। नेहा! वो दौड़कर उसके पास आता है। नेहा बेहोश पड़ी होती है। राघव उसे तुरंत गोद में उठाता है और भागकर गाड़ी में बिठाता है। मम्मी जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, नेहा बेहोश हो गई है, मैं उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की तरफ जाती है। हॉस्पिटल के कमरे में सन्नाटा छाया होता है। डॉक्टर नेहा की रिपोर्ट देखकर गंभीर हो जाते हैं। राघव और पूरा परिवार घबराकर डॉक्टर की तरफ देख रहा होता है। देखिए, ज्यादा भारी सामान उठाने और बार बार झुकने की वजह से इनकी रीढ़ की हड्डी में दरार आ गई है और इसी वजह से इनकी कमर में हमेशा इतना दर्द रहता है। लेकिन डॉक्टर, हम तो इससे कोई भी भारी काम नहीं करवाते, ये तो सिर्फ नॉर्मल काम ही करती है। मैंने तो इसके लिए बहुत सॉफ्ट गद्दे भी लाए हैं ताकि इसे आराम मिले। नहीं, ये समस्या अभी की नहीं लगती। या तो पहले कभी इन्होंने बहुत भारी काम किया है या बचपन में इनकी कमर पर गहरी चोट लगी है। अब आपको इनकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसके बाद लंबी फिजियोथेरेपी चलेगी। अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये कभी भी पैरालाइज हो सकती है। ये सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राघव नेहा के पास बैठता है। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों होते हैं। नेहा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे मायके में तुम्हें कोई दिक्कत थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझसे झूठ मत बोलो। हाँ बेटा, हमें सच जानना है, तभी हम आगे सही फैसला ले पाएंगे। नेहा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका गला भर जाता है और आखिरकार वो टूट जाती है। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बचपन में ही ताई जी के पास छोड़ दिया था ताकि वो मुझे पढ़ा लिखा सके, लेकिन उन्होंने मुझसे बहुत भारी काम करवाया। उनका गोदाम था, सारी बोरी और कट्टे मुझे ही उठाने पड़ते थे। सुबह सुबह ट्रक में लोड करना पड़ता था। घर के सारे काम भी मैं ही करती थी। उनका बेटा तो बस हर वक्त बेड पर पड़ा रहता था। क्या तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब पता था? नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कुछ बताया तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। भाभी, ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। इतना सब सहा आपने और किसी को बताया भी नहीं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा का दिल टूटे। अगले ही दिन राघव बिना नेहा को बताए उसके मायके पहुंचता है। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर महेश जी और मधुबाला हाथ के पंखे से हवा कर रहे होते हैं। पापा, मम्मी, नमस्ते। अरे बेटा, आओ, कैसे आना हुआ? नेहा कैसी है? पापा, जब से नेहा मेरे साथ है तब से तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है आपको सच जानने की जरूरत है। बेटा, साफ साफ बताओ, क्या बात है? राघव सारी सच्चाई बता देता है। जब आपने नेहा को ताई जी के पास छोड़ा था, उन्होंने उससे बहुत ज्यादा काम करवाया, भारी भारी बोरी उठवाई। आपके सामने वो अच्छे बनते थे, लेकिन पीछे से उसे बहुत टॉर्चर करते थे। उन्हीं की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी में दरार आ गई है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर इलाज नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो सकती है। ये सुनते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और हमें पता भी नहीं चला। हमने तो उसे पढ़ने के लिए भेजा था, सोचा था शहर में रहकर कुछ बन जाएगी। भाभी तो हमेशा कहती थी कि हमारी बेटी बहुत खुश है। आज उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। अगले दिन हॉस्पिटल का कमरा, नेहा बेड पर लेटी होती है। चेहरे पर दर्द के साथ थकान भी साफ दिख रही होती है। तभी दरवाजा खुलता है और उसके मम्मी पापा अंदर आते हैं। बेटा, तूने अकेले इतना कुछ सहा और हमें बताने की भी कोशिश नहीं करी। हाँ बेटा, कम से कम मुझे तो बता देती। पापा, मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी और मुझे लगा थोड़ी सी दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा।
मधुबाला उसे गले से लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। छोटी सी परेशानी नहीं है ये बेटा, तेरी रीढ़ की हड्डी की वजह से तो पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो सकती थी। कुछ ही दिनों में नेहा की सर्जरी होती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर उसे 1 महीने का बेड रेस्ट देते हैं। अब नेहा पूरी तरह बेड पर होती है, उठ भी नहीं पाती, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। बेटा ये सूप पी ले, मैंने अपने हाथों से बनाया है। कमला उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। भाभी मैं हाथ पैर दबा दूं, थोड़ा आराम मिल जाएगा। रिया उसके हाथ पैर दबाती है। पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। कई कई घंटे नेहा बेड पर लेटी रहती है, लेकिन अब उसके पास अपनों का साथ होता है जो उसके दर्द को कम कर देता है। धीरे धीरे एक दिन आता है जब नेहा को बेड से उठाने की कोशिश की जाती है। संभल कर, मैं हूं ना। नेहा खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर कांपते हैं। उसे सहारे के लिए 2 डंडियां दी जाती हैं। नेहा उन डंडियों के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू करती है। हर कदम पर दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहा है। बस थोड़ा और, तुम कर सकती हो। उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी शुरू होती है। वो अलग अलग एक्सरसाइज करती है, कभी झुकना, कभी सीधे खड़े होना। हर एक्सरसाइज में दर्द होता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। कमला, राघव, रिया और मोहन जी हर पल उसके साथ खड़े रहते हैं। बेटा थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा, तभी तो पूरी तरह ठीक होगी। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। नेहा की मेहनत और परिवार के प्यार का असर दिखने लगता है। वो बिना डंडियों के चलने लगती है। उसकी कमर का दर्द कम होने लगता है। कुछ महीनों बाद नेहा अपने कमरे में खड़ी होती है, बिना किसी सहारे के। उसके चेहरे पर सुकून होता है। आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स भी खत्म हो चुके होते हैं। अब सच में नींद आती है। रात को वो उसी नरम बेड पर आराम से सोती है। इस बार न कोई दर्द, न कोई डर, बस सुकून भरी नींद।